कितना नंबर क्वेश्चन है? 130। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस लोहे का टुकड़ा है जिसका आधार 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर का घनाभ है, ठीक है। उसको पिघलाकर ठोस गोले के रूप में ढाला जाता है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है एक घनाभ है जिसका आपके पास बेस दिया हुआ है। घनाभ में क्या क्या होंगे सर? लंबाई होंगे, चौड़ाई होंगे, ऊंचाई होगा, ये 3 बातें होंगे। तो आपके पास दिया हुआ है, तो घनाभ से एक मान लीजिए कोई घन बनाने की जरूरत नहीं है, घनाभ है, उस घनाभ को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो एक बात बताइए, किसी चीज को पिघलाकर और एक कोई दूसरा आकृति बनाएंगे तो उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, शेप चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हमने 10 केजी सीमेंट लिया है और उससे किसी चीज को बनाए थे पहले, अब उसी सीमेंट को उतना ही केजी सीमेंट से दूसरा चीज बनाएंगे तो सिर्फ आयतन 10 तो 10 ही रहा, लेकिन शेप क्या हो गया? दूसरा बनाए तो चेंज हो गया। यही बात यहाँ पर है कि सर घनाभ को पिघलाकर गोला बनाया गया, यानी कि उन दोनों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है सर? घनाभ का आयतन बराबर जो होगा वही हो जाएगा हमारे पास गोला का आयतन, होगा कि नहीं? क्योंकि सर दोनों का आयतन तो समान रहेगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। और गोला का आयतन सर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। आपसे कहा गया है इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। बेस कितना है? 49 सेंटीमीटर और देखिए ना 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 49, 33 और 24, यही है, सब सेंटीमीटर में है। इधर बात करते हैं 4/3 पाई का मान सर क्या होगा? 22/7 और आर क्यूब तो पता नहीं है। और यही आपसे पूछा गया है लास्ट में कि गोले के रूप में ढाला जाता है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या ज्ञात करने का मतलब रेडियस, तो रेडियस का क्यूब ऐसे ही रहेगा। अब सर यहाँ से देखिए तो अब ये साइन हमें क्या कह रहा है? फॉर्मूला होता है ना त्रिज्या का, तो उस पे आर का मान नहीं निकाल सकते। अभी कैसे? अभी जब तक हम आयतन को पहले आयतन से सेम किए, पाई का मान रखेंगे उसके बाद ही ना। अब यहाँ से साइड चेंज कर ले सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो हमें पता है सर ये साइन हमें कैसा अलाउ करता है, ऐसे ऐसे काट सकते हैं। तो काटिए ऐसे ऐसे। तो देखिए 3 से सर इसको काटेंगे, कोई कट रहा नहीं कट रहा है अभी इसको साइड चेंज ही कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई देखिए फ्रैक्शन में रहता है और साइड चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है कि नहीं। तो इधर रखते हैं आर क्यूब और इस सब को लिखते हैं 49 गुने 33 गुने 24 और इस सब को अगर उधर ले जाएंगे तो सब चेंज हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, ये 7/22 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22। अब 2 है 4 है, 4 से कटेगा ये 6 टाइम्स कटेगा कि नहीं, 2 से ये कटेगा 3 टाइम्स, यहाँ पे सर 3 और यहाँ पे 7। अब देखिए तो आर क्यूब सर क्या आ गया? यहाँ से आ गया 1 7 49 और इधर से 1 7, ठीक है। इधर 1 2 3, फिर से 3, 3 का क्यूब 27, है ना। अब सर इसका मतलब क्या होता है? आर क्यूब रूट ऑफ, क्यूब है, स्क्वायर क्यूब को इधर लाते तो रूट बनाता है कि नहीं। तो इधर 49 गुने 7 गुने 27। अब सर पता है जो वैल्यू अंदर में समान 3 वैल्यू होगा वो बाहर आ जाएगा। इसमें 2 7 है और इसमें 1 7 है, तो 1 7 बाहर आ गया। 3, ये 3 तिया 9 तिया 27, तो 1 3 बाहर आ गया, है ना। तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे अगला, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है। उससे से अधिक लंबे बांस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो उसमें रखा जा सकता है। तो एक बात बताइए, घनाभ है आपके पास, अच्छा उससे आगे ये बन गया है इसका मतलब। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये सिर्फ फॉर्मूले पर क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी, देखिए 2 विकर्ण दिया हुआ, समचतुर्भुज आपको आता है बनाने? देखिए समचतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो है ना 2 विकर्ण आपको दिया हुआ है, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको मान लेते हैं d1 और इसको मान लेते हैं
D2। आपके पास दिया हुआ है D1 कितना दिया हुआ है 35 मीटर, D1 इज इक्वल टू 35 और D2 इज इक्वल टू 24, यही दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है क्या, इसका एरिया ऑफ इसका पूछा गया है। एरिया सर इसका क्या होता है, हाफ इंटू D1, यही होता है। तो यहाँ से सर निकाल लेंगे हाफ 35 मल्टीप्लाई 24, 2 से ये जाएगा कितना बार, 12 बार, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42, यानी कि सर इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो 420 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या होगा इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, 420 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से नाव चला सकता है, ठीक है। यदि नदी की चाल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक स्थान से जाकर और वापस आता है तो उसको 50 मिनट का समय लग जाता है। तो आपको पूछ रहा है वो स्थान कितना दूर पर है। तो ये नाव और धारा का कॉन्सेप्ट है कि सर जब नाव और धारा, जैसे ये पानी का बहाव है इधर की तरफ है और नाव हमारा इधर से जा रहा है, इधर, तो सर देखिए तो धारा इधर की तरफ उसको प्रेशर करेगा और ये इधर की तरफ करेगा, यानी कि एक दूसरे को क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका चाल अगर S1 है और इसका चाल S2, तो यहाँ पर S1 प्लस S2 हो जाएगा चाल, और सॉरी S1 माइनस S2 हो जाएगा चाल, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में रहेगा तो चाल माइनस में हो जाएगा। जब धारा के दिशा में रहेगा, जैसे धारा भी इधर बह रहा है और नाव भी क्या कर रहा है, इधर ही चल रहा है, तो ये भी इसको प्रेस कर रहा है तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि धारा की दिशा में रहेगा। और इसका चाल अगर S2 और इसका S1 है तो यहाँ पर जो टोटल चाल होगा वो S1 प्लस S2 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन है। कहा है कि एक बार वो जाता है, मान लेते हैं D दूरी है, जब वो जाएगा तो धारा की दिशा में रहेगा, तो जुड़ जाएगा। तो 7.5 किलोमीटर धारा की चाल और 1.5 किलोमीटर नाव की चाल, इसका मतलब 7.5 प्लस 1.5 यानी 9 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से जा रहा है। दूसरी बार में वापस आएगा तो दूरी तो जुटेगा ना, क्योंकि हम गए और आए तो दूरी तो हमारा सेम हो गया। तो दूरी सेम है D और D, लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा सर, स्पीड क्या होगा। एक बार वो गया था तो साथ में जुड़ा था, अब वो आ रहा है तो एक दूसरे के विपरीत है, इसका मतलब घटेगा। तो 7.5 में से 1.5 किलोमीटर घटाना पड़ेगा, 7.5 में से 1.5 घटेगा तो बट्टा में क्यों लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी पे लिख रहे हैं सर। अब ये टाइम के इक्वल कर रहे हैं, देखिए ना 50 मिनट और इसको घंटा में कर दिए तो ये टाइम है। तो टाइम के इक्वल करने के लिए हमें टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड को लाना पड़ा। तो डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो D मान लिए हैं, स्पीड तो पता है। अब यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 2D, यहाँ पे 3D, यहाँ पे 5/6, क्यों सर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 5D/18 इज इक्वल टू 5/6, 5 से 5 कट गया, 18 6 से कटेगा 3 टाइम्स, तो D इज इक्वल टू 3। और यही हमने माना था डिस्टेंस, तो यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी है वो जगह। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए उतार लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 वर्ग सेंटीमीटर है ना। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 26 सेंटीमीटर है। यदि एक समांतर भुजा की लंबाई 84 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया हुआ है, दूरी भी दिया हुआ है, यानी हाइट हो गया, हाइट भी दिया हुआ है, एक भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है, दूसरा भुजा पूछ रहा है। बहुत आसान है, फॉर्मूला पर है क्वेश्चन। क्या है सर फॉर्मूला, समांतर भुजाओं का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू H, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी सीधे सीधा भुजाओं का योग लिख देते हैं, दोनों भुजाओं का योग होता है ना, भुजाओं का योग, ठीक है। तो सर हाफ हमारे पास है और H कितना है, समांतर भुजाओं की दूरी 26 सेंटीमीटर है ना, 26 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा का पूछ रहा है, नहीं पता तो x मान लेंगे।
और ये क्षेत्रफल हो गया ना, और क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल कर देंगे 1586 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ? ये समांतर भुजाओं का योग होता है फॉर्मूला में। तो भुजा का योग तो दोनों भुजा चाहिए ना, तो एक भुजा दिया हुआ है और दूसरा भुजा पूछ रहा है, तो उसको योग कर दिया, एक्स मान लिए। समझ गए? अब यहाँ से देखिए तो 1586 से हाँ 1586 क्षेत्रफल है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1586 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए? और इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 26, तो 26 इसका क्या होगा? ऊंचाई होगा। और समांतर भुजाओं का योग का मतलब एक भुजा हमारे पास 84 सेंटीमीटर है, दूसरी हमें पूछा जा रहा है, तो वो x मान लिए। अब सिर्फ काट कूट करना है। तो इसको काटेंगे सर, 2 से इसको काटेंगे तो 13 से कटेगा, 13 दूना 26। अब इसको देखिए 13 से काटते हैं इसको, तो 13 का 13, 2 28, 13 दूना 26, फिर 2 तो 13 दूना 26। यानी इधर सर बच गया 84 प्लस का x, इधर बच गया 122। तो ये 84 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 122 माइनस 84। तो x का मान कितना हो जाएगा? 8, 12 में से 4 गया तो 8, यानी कि 48 सेंटीमीटर हो जाएगा x का मान। यानी कि दूसरी भुजा जो हो जाएगा वो 48 सेंटीमीटर का हो जाएगा। आ गया समझ में? कुछ नहीं था, फॉर्मूला पे बैठाना था, क्षेत्रफल दिया हुआ था, काट कूट के ले आए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल ACB का मान क्या होगा? एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र देखिए क्या है, एक आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है और उसी ट्रायंगल में ACB का मान पूछा जा रहा है। क्या है सर? एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, ये है ना, उसका तो ABCD, ठीक है। आपको पूछा किसका मान जा रहा है? ACB, इसका मान आपको बताना है। बोला गया है ये दिया हुआ है 70, ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है 3x, ठीक है। बस हो गया, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है। आपको पता है, हमने कितना बार आपको बता चुके हैं क्लास में, ये बोले हैं कि सर ये जो होगा ये ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल होगा, बाहरी कोण होगा। बाहरी कोण का सर का मतलब क्या हुआ कि उसके दो आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो हमारे बाहरी कोण के योग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सर 70 प्लस x इज इक्वल टू 3x होगा कि नहीं? अब सर x प्लस का इधर आएगा तो 35 हो जाएगा, तो x का मान 35 हो जाएगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 35। इसका मतलब सर ये कितना आ गया? 35। अब 35 दिया 105। अब सर हमें पता है A और D हमारा स्ट्रेट लाइन है, उस पर जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल फॉर्म होगा वो 180 का फॉर्म होगा, और ये 105 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 105 यानी 75। तो आपके पास एंगल ACB जो हो जाएगा 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री। ACD या ACB ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 105 ये है तो ये 75, तभी तो ये पूरा 180 बना पाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया? 75 डिग्री। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। ये आया कि नहीं समझ में? तब ये खुद से इसमें नहीं बनता है, समझ में तो आ ही जाता है, खुद से बनाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? बहुत आसान, एकदम बोनस है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो समझिए बोनस है। क्या सर? दिया हुआ है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और आपसे पूछा जा रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सर ये 3/4 है ना, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। देख लेना है, अगर ये ट्रिपलेट पे है तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ट्रिपलेट पे तो बना लेंगे ट्रायंगल। अभी तो है 3 4 5 हमें पता है, तो इसका मतलब सर अभी भी बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये P, ये B और ये H। P हमारा 3, B 4 तो H हमारा 5 हो जाएगा। नहीं पता रहेगा तो P/B का मान रख देंगे, H का निकाल लेंगे कैसे? H² इज इक्वल टू P² प्लस D² से, है ना? ठीक है। अभी अब 1
माइनस कॉस थीटा बराबर सर क्या होता है बी बाई एच, तो बी हमारे पास 4 और एच हमारे पास 5, तो 4/5, 1 प्लस फिर से बी बाई एच, तो 4/5, 5 में से 4 गया 1/5, 5 प्लस 4 9/5। सर ये 5 से 5 ऊपर चला जाएगा और कट जाएगा, सिर्फ ये ऊपर जाके क्या बचेगा 1/। आया समझ में? नहीं आया समझ में? आ गया होगा समझ में। कुछ नहीं सर करना है, टेन थीटा है, हमें पता है टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और 3 4 था तो हमने कहा ये सर ट्रिपलेट बन गया 3 4 5 का। कॉस थीटा बराबर होता है एच बी बाई एच, तो हमने बी बाई एच रख दिया, बी बाई एच रख दिया, बस मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए उतारिए। आया नहीं ये समझ में?